नमस्कार। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले तक वो बोल रही थी कि कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस को देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं वहां पर, और बहुत कुछ बोल रही थी। जब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन वहां पहुंचा हुआ था कश्मीर जर्मनी, तब इन्हें कश्मीर याद आ रहा था। अब खुद ही पहुंच गए इंडिया 2 दिन के ट्रिप पे और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर कहीं चूकते नहीं है, उन्होंने अपनी कहानी बता दी कि भाई ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आते हैं, ये दिख रहा है आपको। बट स्टिल वो यहाँ आई क्यों है, और ऐसे में क्या उनसे उम्मीदें हैं? ऑफ कोर्स बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे बात करने आ रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, उम्मीद मुझे भी कम है कि क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस ले रही होंगी वो। हाँ, ले तो रहा है यूरोप क्लाइमेट चेंज को सीरियस, लेकिन यूरोप एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से क्राइसिस आई है गैस की, ऑयल की, और यूक्रेन वॉर को खत्म सिर्फ इंडिया कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। इस समय G7 की प्रेसिडेंसी भी जर्मनी के हाथ में है और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में। ये भी एक बड़ी चीज है। दोनों, एक G7 का प्रेसिडेंट और एक G20 के प्रेसिडेंट, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तादिर खान सर, ये प्रोफेसर हैं अमेरिका में और इंटरनेशनल अफेयर्स में, इनके पास एक अच्छी पकड़ है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये मैडम आई क्यों है, और अ, कश्मीर पे जो इनका स्टैंड था वो इंडिया को पसंद तो नहीं आया था, तो अब इंडिया इनको कैसे लेगा ऐसे में? भाई रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वह आए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऑन कॉन्वर्सेशंस। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेकअप विजिट है, ये थोड़ा मेकअप करने आई हैं जयशंकर साहब के साथ आफ्टर द फियास्को। जो वो पिछले पाकिस्तान विजिट में जब वो गई थी, तो शी टॉक्ड अबाउट, देखिए, कश्मीर की जो पोजीशन रही है, इंडिया और पाकिस्तान का जो शुरू से जो टेंशन रहा है कश्मीर पर, डिप्लोमेसी में इंडिया हैज मेंटेन दैट दिस इज ए बायलैटरल इशू, यानी ये मामला हम आपस में तय कर लेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो शिमला एकॉर्ड्स जो साइन हुए थे, उसमें भी यही बात तय हुई थी कि दिस विल बी ए बायलैटरल इशू। लेकिन पाकिस्तान हर वक्त यही कोशिश करता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो, या तो ओआईसी के थ्रू कोई फॉरेन इंटरवेंशन हो, थर्ड पार्टी, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि 40-50 साल पहले उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, वही स्पीच सब दोहराते रहते हैं बेसिकली, कश्मीर कश्मीर लेकर। तो पाकिस्तान का अजम्पशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूएन इंटरवीन करें और एक ऐसा सोल्यूशन इम्पोज करे दोनों पर विच माइट बी फेवरेबल टू पाकिस्तान। सो दिस इज द पाकिस्तानी पोजीशन कि इसको मल्टीलैटरल कर दे। तो 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 जब ये खातून एनालिना बेरबॉक ने जब कश्मीर की बात छेड़ी, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स, तो वहां तक तो ठीक था कि ठीक है, आई एम कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन कश्मीर, वो सब ठीक था। पर लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि द यूनाइटेड नेशंस शुड डू समथिंग, टेक स्टेप्स। तो इट अपीयर टू इंडिया कि शी वाज मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग के ये बायलैटरल इशू। तो उसके बाद दैट इज हाउ इंडिया सॉ इट कि शी इज ट्राइंग टू मेक इट ए मल्टीलैटरल इशू, और कश्मीर को एक इंटरनेशनल मसला बनाने की कोशिश कर रही, जैसा कि फ़लस्तीन का मसला बना हुआ है। तो इंडिया की तरफ से काफ़ी बैकलैश हुआ। इंडिया की जो मिनिस्टर हैं जर्मनी को, शी इज़ ऑल्सो अ वुमन एंड शी वेंट ऑन DW, और काफ़ी उन्होंने वहाँ पे जर्मन न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी जवाब दिया। और जो जर्मन एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने एटलीस्ट एक महीना पहले शायद ये क्लैरिफाई कर दिया कि जर्मनी हैज़ नॉट चेंज हिज पोजीशन, जर्मनी स्टिल बिलीव्स कि ये बायलैटरल पोजीशन है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। और मुझे लगता कि ही वाज मेकिंग दैट क्लैरिफिकेशन ताकि टू मेक इट इजी फॉर दिस विजिट ऑफ एनालिना। दूसरी चीज ये है कि इस साल इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ G20, और जर्मनी विल हैव टू डील विद इंडिया ऑन मल्टीपल लेवल्स। एक वो मसला है। दूसरी चीज ये है कि जब यूरोप में एक एक दोबारा, ये हर थोड़े दिन को ये मूड आता है यूरोप में ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म। तो अब फिर से
यूरोप में एक नया मूड शुरू हुआ कि अमेरिका इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। यूक्रेन की जो जंग है उससे अमेरिका बहुत प्रॉफिट कर रहा है। इनफैक्ट जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं एलएनजी, जो अमेरिका बेच रहा है यूरोप को इंस्टेड ऑफ रशिया, उसकी कीमत 4 गुना ज्यादा है। और फिर अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेच रहा है। तो यूरोप इज ट्राइंग टू थोड़ा डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम अमेरिका एंड हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जब ये चीज होती है तो दे कम टूवर्ड्स ए वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम मल्टीपोलर ऑर्डर कहते हैं। दिस इज द विजन ऑफ जयशंकर साहब। उनकी ये जो किताब है, मैं इसको यही करीब में रखता हूँ टू रेफर ऑल द टाइम, द इंडिया वे। इसको इतना केयरफुली पढ़ी मैंने, देखे सारे नोट। सो इन दैट ही डिस्क्राइब के इंडिया विल प्रेफर द वर्ल्ड टू बी ए मल्टी पोलर ऑर्डर जिसमें यूरोप एक इंडिपेंडेंट पावर हो फ्रॉम द यूएस। और Right. उसके लिए यूरोप टू स्टैंड अप इंडिपेंडेंटली, वो अकेला नहीं खड़े सकता, उसको चाहिए सपोर्ट। और वो सपोर्ट उसको या तो चाइना से मिले या इंडिया से मिले। तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट ईयर यूरोपियंस विल स्टार्ट कोर्टिंग इंडिया। वो इंडिया की दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे एंड दे विल compete not to become part of the Quad, but also to have a separate relationship with India, क्योंकि they want India to help them stand up to certain things the US is pushing. ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि यूरोपियंस हैव, जो कोशिश यूरोप और अमेरिका ने शुरू में की थी यूक्रेन की वॉर को लेकर, कि सिवाय यूरोप के सारे दुनिया के लोग रशिया से तेल लेना बंद कर दे, रशिया से ट्रेड करना बंद कर दे ताकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए। वो सारी चीजें अब दे हैव सॉफ्टन देयर पोजीशन टुवर्ड्स इंडिया। दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। इनफैक्ट आज दिसंबर की 5 तारीख है, आज से वो कैप लग जाता है रशियन ऑयल पर। तो जो अमेरिका और यूरोप ने लगाया है $60 से ज्यादा कोई पे नहीं कर सकता। अगर पे करा तो शायद उस पर सैंक्शंस लग जाएंगे G7 की तरफ से। लेकिन इंडिया जो तेल खरीदता है रशिया से वो $32-33 के करीब है, यानी इट इज क्लोज टू हाफ, 45% ऑफ व्हाट इज द कैप यहाँ पे है। अमेरिका और यूरोप कह रहे हैं इससे ज्यादा आप पे ना करें। इंडिया कहीं यहाँ पे करता है, इंडिया और चाइना। तो इंडिया के लिए इट इज मीनिंगलेस, ये कैप का कोई माने ही नहीं हुआ। लेकिन एज प्रेसिडेंट ऑफ G7 मेरे ख्याल से December 5 को यहाँ आने का एक सिंबॉलिक सिग्नल है कि जहां तक के रशियन ऑयल का सवाल है, इंडिया इज, वी हैव नो प्रॉब्लम विद इंडिया, इंडिया कैन गो अहेड एंड बाय। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर साहब ने तो बहुत ही क्लियरली कह दिया उनके साथ, उनकी वो जो एक मीटिंग जो अभी तक हो चुकी है, कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया। और ये नहीं कि हम कम करेंगे। तो इंडिया इज नॉट ओनली नॉट सपोर्टिंग द वेस्टर्न पोजीशन, बट इंडिया की जो रशिया के साथ ताल्लुकात है, दे आर काउंटर प्रोडक्टिव टू वेस्टर्न पॉलिसी। रशिया ने अभी रिक्वेस्ट किया कुछ 500 आइटम्स वो इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, ट्रेन्स के पार्ट्स, और एक लंबी लिस्ट भेजी है पुतिन ने कि हमें ये चीजें चाहिए इंडिया से। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है रोहित साहब, अगर आप इंडिया और के साथ इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स को देखेंगे तो रशिया इज द 5th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और जर्मनी इज द 6th। और दोनों के साथ उतना ही ट्रेड रिलेशन है, 20-22 बिलियन डॉलर के करीब। बट इंडिया का जो जर्मनी के साथ ट्रेड है काफी बैलेंस्ड है, यानी हम कुछ 13-14 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं और 8-9 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज अ पैरिटी है, मतलब इंडिया हैज नेगेटिव, सिवाय अमेरिका से, अमेरिका को छोड़ दे बाकी सबके साथ इंडिया हैज अ नेगेटिव ट्रेड रिलेशन, यानी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है सारे मुल्कों से सिवाय अमेरिका के। तो लेकिन जर्मनी का इट इज वेरी क्लोज, लेकिन रशिया का इट इज लाइक दिस। रशिया से हम तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स रशिया को बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत लो है, इट्स अबाउट $1 बिलियन। आई एम वेरी सरप्राइज कि हम शायद बांग्लादेश को ज्यादा सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बनिस्बत रशिया को। आई थिंक समबडी नीड्स टू रियली फोकस ऑन इंप्रूविंग दैट पार्ट। तो इंडिया इज सेइंग कि हम ये सब चीजें एक्सपैंड करेंगे। एंड जर्मनी के लिए दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, जर्मनी चाहता है कि इट वांट्स टू बिकम इंडियाज 3rd बिगेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर। यानी
नंबर 1 इज यूएस, उसके बाद चाइना है, फिर चाइना के बाद इट वांट्स टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया। यानी जर्मनी वांट्स टू हैव मोर ट्रेड देन इंडिया के जो तेल के इंपोर्ट्स है ना यूएई के साथ और इराक के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, ये जो इंपोर्ट्स हैं दे आर इन 20-30 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो जर्मनी वांट्स टू गो देयर, और जर्मनी के इन्वेस्टमेंट्स भी काफी जबरदस्त है इंडिया में। तकरीबन 2000 पिछले 10-20 साल में 13-14 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया। पुणे में, मेरा ससुराल पूना में है, पुणे में जो है सो वोक्सवैगन बनती है आजकल। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स काफी हैं इंडिया में। सो दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। अब देखना है कि क्या क्या चीजों पे टच होती हैं। खाली वो यूक्रेन की जंग के बारे में बात करके अगर वो चली जाती है तो इट इज गोइंग टू बी ए पॉइंटलेस एफर्ट unless she is authorized to ask India to initiate a peace process. राइट। सर, क्या जर्मनी का जो स्टैंड था रिगार्डिंग कश्मीर, क्या उस पर कोई यू टर्न आ सकता है? जिस तरीके से जर्मनी इंडिया से रिलेशंस बना रहा है, ट्रेड रिलेशंस या दूसरे रिलेशंस, मैडम जो आई हैं उन्होंने आके ये भी बोला कि हमारे पुराने रिलेशंस हैं और ट्रेड से ऊपर रिलेशंस हैं, हमारे अपने जैसे बोलते हैं वैल्यू बेस्ड रिलेशंस हैं। बहुत कुछ बोल रही हैं, लेकिन क्या वो कश्मीर वाला स्टैंड जो इनका पाकिस्तान के फेवर में जाता दिख रहा था? देखिए कि जर्मनी की जो शुरू से पोजीशन थी, अगर आप वो मेरे ख्याल से सितंबर में शी वेंट टू पाकिस्तान, सितंबर से पहले की पोजीशन ले ले या लास्ट ईयर की पोजीशन ले ले, तो लास्ट ईयर जर्मनी की वही पोजीशन थी जो इंडिया चाहता है, विच इज टू से कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू एंड इंडिया एंड पाकिस्तान शुड रिजॉल्व दिस मैटर। तो वो मसला है। तो जर्मनी की वही पोजीशन थी। ये जो एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दिया, it is not consistent with Germany's position, समझ रहे ना। तो उसने नहीं कहा कि जर्मनी की पॉलिसी अब चेंज हो गई है, उसने उसके मुंह से वो बात निकल गई। एंड आई हैव अ फीलिंग कि मुसलसिल, देखिए वो काफी देर तक मुलाकात की होगी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब से, फिर उसके बाद किसी दूसरों से, और उसमें मुसलसिल पाकिस्तान की तरफ से लोग शिकायत करते रहेंगे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके दिमाग में वही था और उसने फटाक से वो बगैर सोचे, विदाउट थिंकिंग, इस तरह का उसने स्टेटमेंट दे दिया जस्ट टू मेक हर होस्ट हैप्पी। ठीक है, जहां पे वो थी उनको खुश करने के लिए कह दिया विदाउट इवन रियलाइजिंग कि इसका बैकलैश हो सकता है। तो अब फिर उसके बाद से जो है सो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जर्मनी की फॉरेन सर्विस वगैरह। तो आई मीन इट शोज हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फॉरेन मिनिस्टर एंड लैक ऑफ स्किल। so she has, मतलब नोट्स लिख लेना चाहिए कि लिख व्हाट आर द रेड लाइंस हर विजिट में, कि इस विजिट में ये रेड लाइन है, ये विजिट में ये रेड लाइन है। तो मुझे लगता है कि जर्मनी की पोजीशन इज द सेम दैट इंडिया वांट्स, कि बट दैट स्टेटमेंट वाज आउट ऑफ प्लेस, और इट आल्सो गेव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू जरा जर्मनी पे धौंस मारने का, राइट। तो हम तो जर्मनी मिल गया कि अरे वाह तुमने मौका दे दिया, फुल टॉस दिया, मैं मारूंगा छक्का, तो वो चीज हो गया। बट अगर आप अभी रिसेंटली जो आर्टिकल प्रिंट में भी छपा है अबाउट देयर मीटिंग, उसमें साफ दिखा कि इट आल्सो गेव जयशंकर एन अपॉर्चुनिटी कि वो डिटेल में ब्रीफ करे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को ऑन द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू। So ये चीज is very interesting, रोहित साहब. I hope we can find somebody who can speak more authoritatively कि इंडिया पिछले, जैसा कि मुंबई में भी इससे पहले एक मीटिंग हुई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें जयशंकर हैज रेज्ड दिस इशू। इंडिया ने G20 में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट के बाद जो इशू रखा है वो टेररिज्म का रखा है। सो क्या रोज ऐसी चीज हो रही है इंडिया के बॉर्डर पे? क्या रोज कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी प्रॉक्सीज की और पाकिस्तानी मिलिट्री की कि कुछ ना कुछ इंडिया के बॉर्डर में करे या ना करे? So this is the question, and
इसका मुझे आई डोंट हैव द मतलब दिस इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना, ये मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि जयशंकर ने ये सारी चीज़ें उनको बताया होंगे, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें जो इंटेल उनके पास है हार्डकोर। तो मेरे ख्याल से इट माइट हैव गिवन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी पोजीशन जर्मनी के सामने इन्हें बेहतर मैनर विथ मोर क्लैरिटी एंड मोर एम्फेसिस के साथ रख के उनको एक्सप्लेन कर दिया कि ये सब हो रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और आप वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। दैट इज नॉट फेयर, स्पेशली फ्रॉम अ फ्रेंडली कंट्री। राइट, लेकिन ये इस मीटिंग में बताया, जयशंकर साहब ने बताया, लेकिन उसके बाद कोई स्टेटमेंट हमें दिखा नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट हमें दिखा हो, ऐसा कुछ था नहीं। अभी तो एक विजिट और बाकी है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हो सकता है कि लेटर इन द विजिट आ जाए कोई स्टेटमेंट। लेट्स होप फॉर दैट। बट देन क्या यूक्रेन वॉर में, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस चल रही है यूरोप में, और जर्मनी इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दैट एनर्जी क्राइसिस। नॉर्ड 1 के साथ क्या हुआ वो तो सभी जान रहे हैं। क्या यूक्रेन वॉर पे भी कुछ बात हो सकती है दोनों कंट्रीज के बीच? देखिए, यूक्रेन को लेके दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से डायलॉग शुरू हो जाए। तो जब मैक्रोन यहाँ बाइडेन के साथ मिल रहे थे, मैक्रोन रेज्ड द इशू कि शुड वी टॉक विद पुतिन। बाइडेन इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। बाइडेन के तो कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस हैं मेरे, कि वो ही अग्री टू विड्रॉ आउट ऑफ यूक्रेन एंड फिर हम उसके बाद बात करेंगे, और वो बात करेंगे तो भी अबाउट कितना पैसा लगेगा यूक्रेन को रीबिल्ड करने एंड हाउ रशिया इज गोइंग टू पे एंड सो ऑन। लेकिन मैक्रोन अपेरेंटली इस हफ्ते ही इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट। लेकिन पिछले फ्राइडे को, जिस दिन मैक्रोन और बाइडेन ने इस चीज को डिस्कस किया, जर्मनी के खुद चांसलर ने खुद पुतिन से बात की अबाउट इट। और पुतिन ने तो साफ कंडीशन रख दी कि जो मैंने टेरिटरीज एनेक्स किए हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लिए एनेक्सेशन, तो देन वी कैन टॉक, विच इज एन अनएक्सेप्टेबल कंडीशन टू यूक्रेन। तो मुझे लगता है कि यूरोप इन ए वेरी सटल वे, मतलब सटल भी नहीं कहना चाहिए, इन ए वेरी शेडी वे, यूक्रेन के ऊपर भी दबाव डालना चाह रही है कि भाई अब आप बैक ऑफ हो जाए। यूक्रेन के जो गोल्स हैं जंग के, इनिशियली तो डिफेंड करने का था ना टेरिटरी, अब वो टेरिटरी डिफेंड नहीं करना चाह रहे। वो 2014 से पहले जो एनेक्सेशंस हुए, खासतौर से क्राइमिया का, उसको भी वो वापस लेना चाह रहे हैं, डोनबास के प्रीवियस पोजीशंस को भी वापस लेना चाह रहे हैं। सो दे वांट टू गो टू द प्री 2014 मैप ऑफ यूक्रेन। तो यूरोप इज नॉट विलिंग टू डिफेंड दैट। यूरोप तो वो क्लियर है कि हम 2014 तक की जंग सपोर्ट करेंगे, उसके बाद वी आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट। बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुट इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन यूक्रेन, के पब्लिक में मूड खराब हो रहा है, पब्लिक इसका मूड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द वॉर, खासतौर से विंटर के वजह से। अभी सर्दियां बढ़ने लगेंगी तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप देखिए, मैं गर्म कपड़े पहन के घर में बैठा हुआ हूँ क्योंकि बाहर 0 हो गया था। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू। और इनकी इकोनॉमी, सारे के सारे यूरोपियन इकोनॉमीज रिसेशन में आ जाएंगे दिसंबर, जिससे काफी लोगों का नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जाते हैं, वो स्पेशली द नॉन एसेंशियल आइटम, टेक्सटाइल्स फॉर एग्जांपल, वो टेक्सटाइल्स थोड़ी खरीदेंगे रिसेशन के दौरान। सो इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यूरोप के लिए और द ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि ये विंटर में यूरोप को रिसेशन में जाने से बचाया जाए। एंड द ओनली वे दैट कैन हैपन इज कि ये जंग रुके, और फिर इट्स नॉट एनफ कि जंग रुके, रशियन एनर्जी, रशियन गैस, ऑयल सारा यूरोप में वापस उसी तरह फ्लो होना शुरू हो जाए जिस तरह वो 2019-20 में होता था, और जिसकी वजह से फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी नीचे आ जाए और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगे। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज टू हैपन। और इसलिए मतलब ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर यूक्रेन का सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन, आई डोंट नो वेदर कि यूक्रेन के भी इंटरेस्ट में है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट में है। हमारे लिए इट्स अ बेनिफिट। जितनी लंबी जंग चली, इट इज गुड फॉर द यूएस। उससे रशिया कमजोर होते जाता है, यूरोप डर के मारे हमारे पास से हथियार पे हथियार खरीदे जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द वेपन्स जो एड हम भी दे रहे हैं ना यूक्रेन को, जो हमने 20-25 बिलियन डॉलर दी हैं, उसके से आधे से ज्यादा पैसे वापस हमारी कंपनीज को आ रहे हैं कि वो हमारे हथियार खरीद रहे हैं। सो हम उनको हथियार दे रहे हैं। सो
creating jobs for our people here, we are creating profits for our companies here. तो बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, मनी ट्रांसफर, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। तो मुझे लगता है कि इंडिया कैन प्ले ए बिग रोल, बट सवाल ये उठता है कि इंडिया को क्या फायदा है, मतलब खाली प्रेस्टीज के लिए करें, मतलब व्हाट इज द बेनिफिट फॉर इंडिया टू डू द डर्टी वर्क फॉर द वेस्ट। Right, right. Or and what's the stand of America on this Ukraine war? Ukraine war पे अमेरिका का स्टैंड क्या है? चाहे वो चाहता है कि वॉर खींचे या वो चाहता है बहुत जल्दी से खत्म हो? अमेरिका के लिए तो दिस वाज लाइक क्या कहना चाहिए, बोनस था ना। इनको नहीं पता था कि रशिया इतना कमजोर है कि 3 हफ्ते में ले लेगा पूरा यूक्रेन, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अब 1 साल हो गया, कुछ नहीं कर लिया। तो दिस इज वेरी गुड, इट इज बिकमिंग वीक, इट इज गेटिंग आइसोलेटेड। तो अमेरिका के जो 2 ग्लोबल थ्रेट्स हैं, एक रशिया और चाइना, उसमें से एक कम हो रहा है। एंड अमेरिका नाउ हैज रीच द मतलब मेंटल पोजीशन ये है कि अगर रशिया चाइना का वैसल स्टेट बन जाता है, अगर वो पूरी तरह से रशिया के कैंप में चला भी जाता है, तो दे डोंट केयर। आपने ये छोटी सी खबर पढ़ी कि रशियन एंड चाइनीज जेट फाइटर्स और बॉम्बर्स में साउथ कोरिया की एयर स्पेस वायलेट 2-3 बार किया ना, और जापानीज साउथ चाइना सी को भी उन्होंने वायलेट किया। साउथ चाइना सी में तो जापानीज और साउथ कोरियंस दोनों ने इंटरसेप्ट करने के लिए दे वेंट। सो 2 एरियाज होती है, एक तो एयर स्पेस होती है कंट्री की, और एक व्हाट दे कॉल एयर डिफेंस जोन होता है। तो एयर डिफेंस जोन में, बट सवाल ये उठा, मतलब मैं जब वो खबर पढ़ रहा था, मैं बोला कि चाइनीज और रशियन एयरफोर्स आर वर्किंग टुगेदर नाउ, मतलब दैट वाज द पहले भी कर चुके हैं। जब वो G20 जब वो क्वाड का समिट हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने जापान के ऊपर से प्लेन निकाले थे। जापान के ऊपर से गए थे। सो देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन। द सिग्नल उनका ये हो रहा कि देखो रशिया और चाइना कितना मिलिटरीली करीब आ रहे हैं। बट अदर देन दैट, रशिया अमेरिका की पोजीशन ये है ऑफिशियली कि वी विल नॉट प्रेशर यूक्रेन टू गिव टेरिटरी, क्योंकि रशिया इज नॉट गोइंग टू मेक पीस विदाउट लूजिंग टेरिटरी, और हम उनको ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप अपनी जमीन दे दें। सो जैसा सेनेटर कून्स ने मेरे शो पे भी कहा, जो बाइडेन ने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन अंटिल दे फाइट। यहाँ पे तो वो पुराना जोक हो गया ना कि अमेरिका इज फाइटिंग रशिया अंटिल द लास्ट यूक्रेनियन। तो जब तक यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है, वो हथियार देते रहेंगे उनको और उनको सपोर्ट देते रहेंगे। और अमेरिका का उतना नुकसान नहीं हो रहा फाइनेंशियली जितना यूरोप का हो रहा है। वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन। जो बात हो रही थी, वी आर बैक, द इकोनॉमी इज बूमिंग। अब तो रियल टेस्ट होगा इस महीने क्रिसमस में, कैसा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का पता चल जाएगा ना कि कितना खरीदती है पब्लिक, शॉपिंग वगैरह कितना करती है। तो अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज अप, तो ये दे विल फील कॉन्फिडेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो और इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया है, पिछले हफ्ते रिपोर्ट्स आए, और जो सब चीज जिससे मार्केट डरती है रोहित साहब, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सेंट्रल बैंक। और उसने सेंट्रल बैंक, अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने, ये फेडरल बैंक ने कन्वे कर दिया कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो इसके वजह से द मार्केट इज आल्सो अपबीट। तो वी आर नॉट वरीड इकोनॉमिकली कि ये जंग क्या कर रही है, बट यूरोप के लिए दे आर गोइंग इनटू रिसेशन इन दिसंबर, अगर ये जंग नहीं रुकती। मतलब इन जनवरी वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूरोप इन रिसेशन। राइट। क्रिसमस टाइम जो होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जब लाइक इंडिया में दिवाली टाइम पे आप देखेंगे बम्प हार्वेस्ट आता है मार्केट के लिए, वैसे ही क्रिसमस टाइम वहां पर बम्प हार्वेस्ट होता है यूरोप में, अमेरिका में। लेकिन अटलांटिक ओशन के इस साइड और उस साइड क्रिसमस बिल्कुल अलग तरीके से मनाया जाएगा। यूरोप में बिल्कुल अलग होगा, रिसेशन की इम्पैक्ट होगा उस पर, जबकि अमेरिका कनाडा दोनों के दोनों लाइटें होंगी या नहीं, क्रिसमस ट्री पे लाइटें होंगी या नहीं यूरोप में। या राइट, क्रिसमस ट्री पर लाइट्स होंगी कि नहीं, और लाइट्स के लिए पावर होगी कि नहीं, और पावर के लिए हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग चल रही होगी कि नहीं, ये भी देखना होगा। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। और अब क्योंकि फेस्टिवल टाइम आ रहा है, तो होप इट विल बी बेटर, उम्मीद है। और साथ में अभी डेवलपमेंट्स और भी बाकी हैं, आपके साथ टच में रहेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।